हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय आप सभी का दीपक ज्ञान क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था। अलग अलग एलोट्रोप्स थे, डायमंड था, एक हमारा ग्रेफाइट था, बुकमिंस्टर फ्लोरीन था। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने समझ लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर हम बड़ा इंटरेस्ट हमें आना स्टार्ट हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद बड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं कहना चाहूँगा 10th क्लास के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में लेके आते हैं। जो इस चैप्टर को पढ़ने में जो मज़ा आने वाला है वो इस लेक्चर के बाद जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। इस लेक्चर के अंदर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्चुअल बातें हैं जो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जो हमने पीछे किया था उससे आगे की तरफ हम चलना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉपिक है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए, कंपाउंड तो आप लोग समझते होंगे कंपाउंड क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, अलग अलग एटम का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड कह देते हैं। तो कंपाउंड का मतलब आप समझ गए, अलग अलग एटम का जो ग्रुप होता है उसको हम कंपाउंड कह देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड के अंदर कॉमनली कार्बन का एटम जरूर होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें कॉमनली कार्बन का एटम है, यानी कि कंपल्सरीली कार्बन का एटम जरूर होना चाहिए, तो उसको क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है ना। अ कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एटम कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, ये इतना डिटेल में आता नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप समझ जाइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एटम कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है भाई, उसको देखेंगे यहाँ से। हाइड्रो, थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा मार कर लेता हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोजन, और कार्बन माने कार्बन, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और क्या होता है? कार्बन होता है, उसको क्या कह देते हैं? हाइड्रोकार्बन कह देते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन का एटम होगा और कार्बन का एटम होगा, उसको हम क्या कह देंगे? हाइड्रोकार्बन कह देंगे। तो कॉमनली कार्बन तो है ही इस कंपाउंड के अंदर, तो कॉमनली कार्बन है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कहेंगे ही कहेंगे। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही है, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन भी हमारा क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमनली इसके अंदर कार्बन का एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अ कंपाउंड विच हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम नोन एज हाइड्रोकार्बन। बात के लिए उसको हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब कुछ हाइड्रोकार्बन के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ बस। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को हाइड्रोकार्बन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन देखेंगे यहाँ से। हाइड्रोकार्बन्स, देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मीथेन, अभी ये सब आप पढ़ेंगे, मीथेन वगैरह ये सब चीज़ पढ़ेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये क्या होता है। मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, मीथेन, ईथेन, ईथीन, ईथीन, इथाइन, इथाइन, ये सभी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? हाइड्रोकार्बन के। इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी कंपाउंड्स के अंदर, ये सब कंपाउंड है, मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन, ये सब कंपाउंड हैं। और इन कंपाउंड के अंदर कॉमनली सब में कार्बन तो है ही है, और कार्बन के अलावा इसके अंदर क्या है? कार्बन के अलावा इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन्स के नाम आप जो देख रहे हैं, मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन, ये नाम कैसे, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा अभी
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको लेक्चर में, ठीक है ना। अभी बस इतना समझ लो, इनके ये एग्जाम्पल होते हैं। केमिकल फार्मूले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी बस आप इनको समझ जाइए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इनको सबको मैं बताऊंगा कि ये नाम कैसे लेते हैं, मीथेन नाम कैसे हम बनाएंगे, ईथेन कैसे लिखेंगे, ईथीन कैसे, क्या मतलब क्या प्रोसेस होती है इनके नाम को जानने की, इनका केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। ईथीन का हमारा क्या होता है, ईथीन का क्या होता है C2H6, ठीक है ना। ईथीन, ईथीन का मतलब क्या हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड है, ऐसा होता है कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, इस तरीके से आएगा, देखो यूं करके बनाते हैं। जैसे इथ में क्या है, कार्बन के हमारे 2 एटम हो गए, ठीक है ना, ये सब मैं बताऊंगा आपको। और ईन है तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, बाद बाकी के यहाँ पर क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे। जैसे यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा C2H4। मैं सब बताऊंगा, आप लोग अभी यहाँ कंफ्यूज ना हो कि कैसे लिख दिया, मैं सब तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इथाइन, इथाइन में क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, H और H, तो यहाँ पर ये आ जाएगा C2 और H2। ये इसके केमिकल फॉर्मूले होते हैं। बस तो अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोकार्बन के क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ से। हाइड्रोकार्बन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन के एटम्स भी होते हैं, उनको क्या कहते थे, हाइड्रोकार्बन कहते थे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी बस एग्जांपल लिख लीजिए, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। पूरा चैप्टर इसी पर तो है, यही तो हमें सीखना है इसके अंदर, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ से, हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, derivatives of hydrocarbons। of hydrocarbons, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे इसको जरा। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। डेरिवेटिव होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ का बनना, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स क्या है, किसी दूसरी चीज़ से किसी चीज़ का बनना। जैसे अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप से जो बच्चे जो पैदा होते हैं, माँ बाप से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, किनका, पेरेंट्स का। पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव्स क्या है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना। तो जो चीज़ बनी है वो डेरिवेटिव्स बोली जाएगी पहली वाली चीज़ की, ठीक है ना। इसी तरीके से डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन से कोई चीज़ बनी हुई है। हाइड्रोकार्बन क्या है, अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन से जब दूसरे प्रकार के हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। हाइड्रोकार्बन से ही जब दूसरे प्रकार के जब हमारे क्या बनते हैं, दूसरे टाइप के जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, तो उनको क्या कह देते हैं, डेरिवेटिव कह देते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता सकता हूँ यहाँ पर। ट्राइक्लोरोमीथेन, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन समझना यहाँ पर, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो, अब मैं इसको बताऊंगा कैसे बनेगा। ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन और इथेनॉल ये हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं, इनको हाइड्रोकार्बन से बनाया गया है। इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए CHCl3, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो, क्लोरीन के कितने, 2 हैं, और इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। अभी मैं बताऊंगा कैसे है। इथेनॉल, इथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है CH5OH, CH5OH, ठीक है ना। अब यहाँ समझना जरा,
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन से ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बन रहे हैं उनको हम क्या कह देते हैं, डेरिवेटिव कह देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इथेनॉल ये भी हमारा क्या है, डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोकार्बन का। अब ये यानी कि ये बने हैं, किससे बने हैं, ये किससे बने हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन से बने हैं। ये ट्राइक्लोरोमीथेन भी हाइड्रोकार्बन से बना है और ये इथेनॉल भी हाइड्रोकार्बन से बना है। तो कैसे बने होंगे उसको जरा समझिए। जैसे आप यहाँ पर क्या देखते हैं, आपने देखा मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, जैसे इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कार्बन से हाइड्रोजन के कितने जुड़े हुए हैं एटम, 4 एटम जुड़े हुए हैं, एक ये, एक इधर, एक इधर, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर H और H, ठीक है ना। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अदर हाइड्रोजन के 4 एटम के 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। स्टेबल नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसने अचीव कर लिया, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्लियर किया मैंने ये वाली बात। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये मीथेन हो गया। अब अगर यहाँ क्या किया जाए, क्लोरीन को अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्लोरीन Cl, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया जाए तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 एंड 7। लास्ट लेक्चर को आप देखिए, पहले लेक्चर को उसमें सब क्लियर किया हुआ है। पहले में ड्यूप्लेट कंप्लीट है, दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट है, तीसरे में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसकी यहाँ बैलेंसी क्या हो गई, तो इसकी बैलेंसी हो गई -1, ठीक है ना। ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ, बैलेंसी वगैरह नेगेटिव पर एक इलेक्ट्रॉन की इसको क्या जरूरत है, ठीक है। अगर इसका क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, अगर मैं हाइड्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दूँ यहाँ से 1 2 एंड 3 और इसकी जगह क्लोरीन को लगा दूँ, क्लोरीन, और यहाँ पर क्या आ गया क्लोरीन, और यहाँ पर क्या आ गया क्लोरीन। तो क्लोरीन ने किसकी जगह ले ली, हाइड्रोजन की, ठीक है ना। अब यहाँ पहले तो यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा था, शेयरिंग कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, अब देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या आ गया, एक 7 आ गया, इस तरीके से है ये 7। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो अब देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ क्लोरीन का, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सॉरी और 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। इस तरीके से आप देखते हैं क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट होते हुए हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, हमने 3 हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 क्लोरीन को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या, पहले इसका नाम क्या था, जब यहाँ पर सब हाइड्रोजन जुड़े हुए थे तब इसका नाम क्या था बेटा, तब इसका नाम था मीथेन। अभी मैं सब बताऊंगा, इसका नाम था मीथेन, ठीक है ना। और जैसे ही हमने क्या हटा दिया, हाइड्रोजन के 3 एटम हटा दिए तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरो, क्लोरीन के 3 लग गए और मीथेन, ठीक है ना। और मीथेन तो ये है ही है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मीथेन जैसी ही रहेगी, ट्राइक्लोरो मीथेन। मतलब प्रॉपर्टी मीथेन जैसी रहेगी ऐसा नहीं है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वैसा ही कुछ हमें दिखाई दे रहा है मीथेन की तरीके से। तो इसका नेमिंग जो होगा वो ऐसे ही होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये नेमिंग कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर ही पूरा लेक्चर चलेगा। इसी पर चैप्टर वाकई में जो स्टार्ट होगा वो इनकी नेमिंग वगैरह से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अभी बस एग्जाम्पल में आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसको हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इथेनॉल, तो इथेनॉल हमारा कैसे बना, तो इथेनॉल भी हमारा एक डेरिवेटिव है। इधर देखिए, जिस तरीके से हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन डेरिवेटिव है किसका, हाइड्रोकार्बन का, उसी प्रकार इथेनॉल भी एक डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, ये भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर इथेन कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा जैसे इथेन है, जैसे C2H6 का मतलब क्या है, कार्बन के 2 एटम है 1 2 और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है ना।
तो आप देखेंगे यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन हमने लगा दिया 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आ गया 6। ठीक है, ये हमारा क्या था, इसको बोलते हैं ईथेन। अब सब बताऊंगा कैसे बोलते हैं ईथेन, कैसे इसका नेम हम बोल रहे हैं ईथेन, क्या मेथड है, ये सब चीज़ बताई जाएगी आपको। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, ये OH जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। ठीक है ना, OH पूरा एक ग्रुप होता है, OH पूरा क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये पूरा एक ग्रुप होता है। अब समझ लो जरा OH के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे O है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 2 और 6, तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6 हो गए। मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बताया था। तो आउटर मोस्ट सेल में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बताया था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उस एलिमेंट के सिंबल को लिख दो और सिंबल के चारों तरफ उसका जो बैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है उसको डॉट द्वारा क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। अब हम यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, लेकिन है कितना, 1 है इसके अंदर। इधर देखिए ये हमारा क्या है, जैसे 2 और 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, और इसमें ऑक्सीजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 होता है। तो 2 और 6 और 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, पहले में ड्यूप्लीट कंप्लीट है, दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन में देखेंगे ड्यूप्लीट ही कंप्लीट नहीं है, पहली वाली सेल में क्या है, ड्यूप्लीट ही कंप्लीट नहीं है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर रख दो। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये कंडीशन बनेगी, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसका ड्यूप्लीट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, और यहाँ क्या देख रहे हैं आप, इस जगह देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, 7 हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ या किसी और स्पीसीज के साथ क्या कर ले, स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लीट कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकार OH को हम कैसे लिखते हैं, OH को हम ऐसे लिखेंगे, OH लिख दिया इस तरीके से, और OH लिखने के बाद एक डैश यूं करके हमने फ्री कर दिया। ये जो डैश होता है ना, ये हमको ये बताता है कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए, जिससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पर आप लोग, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूँ, एक हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ और एक OH को लगा दूँ, अगर एक OH को यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इधर जब मैंने हाइड्रोजन को हटाया था तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, इधर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, और इधर ये OH ग्रुप जो है इसका तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ही, तो OH ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है ना, और दोनों का काम हो जाएगा, इधर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और इधर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब आप यहाँ पर देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए, कार्बन के कितने आइटम है, 2, तो सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कार्बन के कितने 2 हैं, तो कार्बन के 2 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 5 हो रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक OH आ गया, एक OH आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। आप समझिए यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाली है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। तो देखिए ये CHCl3 डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है ना, C2H5OH ये भी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। तो जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन में से ही निकलते हैं। और ये डेरिवेटिव कैसे बनते हैं,
ये डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन से कैसे बनते हैं? जब हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा देंगे और हाइड्रोजन की जगह दूसरे किसी एलिमेंट के एटम को वहाँ पर लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं? डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। तो डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं? किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है और हाइड्रोजन की जगह दूसरे एलिमेंट के एटम को लगा दिया जाता है। इस प्रकार हमको डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। क्लियर? तो यही बात आपकी क्लियर हुई होगी डेरिवेटिव्स की। ये जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं, इन पर बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इन पर पूरा लेक्चर ही आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आपकी समझ में आ गई होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके समझ में आ गया होगा, हाइड्रोकार्बन आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आप देखते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया। ठीक है ना? अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है? आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ लिखने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप समझिए। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर जितने भी एटम होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो एटम्स आपस में क्या बनाते हैं? एक शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं। सब समझा चुका हूँ आपको। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया जाता है शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं बच्चों। ठीक है? अच्छा, एक बात और सुनिए। जैसे आप देखेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सपोज CH4 और यहाँ पर दूसरा आ गया CH4 मीथेन। ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो हमारे एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 कार्बन का 1, ठीक है ना, ये आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी जो अलग अलग एलिमेंट है ये आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? लेकिन ये जो दो अलग अलग हमारे मॉलिक्यूल हैं CH4 ये आपस में भी हमारा क्या करते हैं? इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में भी क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या करता है? काम करता है। लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझिए, ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता हो। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड बनना है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में भी, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है ना? तो आप देखिए, समझिए यहाँ से पहला पॉइंट क्या हो गया? कोवेलेंट नेचर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। दूसरा क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? लो होता है। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका क्या होता है? लो होता है। ठीक है? यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं? मेल्ट कर सकते हैं एक कम टेम्परेचर पर, इनको हम बॉयल कर सकते हैं कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। ठीक है बेटा? अगला क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको। अगला क्या कह रहा है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे ये हमारा हो गया CH4। ठीक है? देखिए, C हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 हैं। H और यहां पर आ गया H। ठीक है? देखिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो तो डेफिनेटली वो कंडक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर होगा। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या बन रहे हो? आयन बन रहे हो। जिनमें क्या बन रहे हो? आयन बन रहे हो। ठीक है ना? अब जैसे अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक है ना, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। सपोज एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से हटा दिया जाए, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं? अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया वो तो कार्बन का पहले से ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि कार्बन के पास एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इस कार्बन के पास बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता? एनायन हो जाता उस कंडीशन में। ठीक है? लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हमेशा याद रखें,
मैं ये बोल रहा हूँ कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। भाई इसमें से अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर कोई अलग से तो इलेक्ट्रॉन आया नहीं है। अगर यहाँ पर अलग से इलेक्ट्रॉन आ जाता तो पूरे पे क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। अगर कार्बन के पास बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता और ये एक जगह से दूसरी जगह अगर क्या करता, मूव करता, फ्लो करता, तो हम कह सकते थे फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी ये पास कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन याद रखें कोवेलेंट कंपाउंड नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी बस थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आगे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दे डू नॉट कंटेन आइंस, ये आइंस नहीं बनाते हैं। जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो आयन नहीं बनाते हैं, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयन नहीं बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर होती है, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो कभी भी आयंस को नहीं बनाते हैं। बात क्लियर, इतनी बात अभी याद रखिए आप लोग, ठीक है। इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने कुछ और वाले हैं, यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें तो हम एक्स्ट्रा किसी लेक्चर में बता देंगे आपको। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग्स। देखिए ऐसा माना जाता था पहले, और बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं किसके अंदर बेटा, लिविंग थिंग्स के अंदर। लिविंग थिंग्स में हमारा क्या क्या आता है, जैसे हमारा एनिमल आ गया, प्लांट्स आ गए। तो एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। बात क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड, जैसे एग्जांपल में एनिमल ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप क्या करते जाइए, या तो नोट करते जाइए या फिर पीडीएफ आप मेरे डाउनलोड कर लेना चैनल पे से, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म विद इन अ लिविंग बॉडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं। ये चीज़ आपको मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। विटल फोर्स या वाइटल फोर्स भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप जैसी आपकी मर्जी जो आप बोलते हो। वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स। देखिए ये वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये वाइटल फोर्स होता क्या है, नया टॉपिक है वाइटल फोर्स, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जैसे अभी अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर, या तो एनिमल के अंदर या प्लांट्स के अंदर, ठीक है। यानी कि ये जो लिविंग, जैसे एनिमल है और जो हमारे प्लांट्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। अब आप पढ़ेंगे डिटेल में, हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कई सारे मॉलिक्यूल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। सेल्स के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है, अलग अलग अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए। सपोज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, हम ये बोल रहे हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो अगर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे, और जब कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे तो पूरी बॉडी हमारी बन जाएगी, प्लांट हमारा बन जाएगा पूरा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया बेटा, अब तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, वाइटल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स कह देते हैं, ठीक है ना। वाइटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वाइटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, फ्रेडरिच होलर, ठीक है ना। फ्रेडरिच होलर, फ्रेडरिच होलर एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिच होलर। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि वाइटल फोर्स जो होता है ना वही होल्ड करके रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है ना। अगर ये वाइटल फोर्स नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगी। वाइटल फोर्स नहीं होगा तो हम क्या कह रहे हैं, जो लिविंग बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको क्या कहा गया, वाइटल फोर्स कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, होलर के द्वारा कहा गया, ठीक है ना। होलर से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को बताया था। अगर ये वाइटल फोर्स नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो बॉडी जैसी कोई चीज़ बनेगी ही नहीं, एनिमल जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, प्लांट्स जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। तो आप समझिए, जो
एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका क्रिएशन जो होता है, उनका प्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में किससे बाउंडेड रहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया? वाइटल फोर्स दिया गया। किसने दिया ये नाम? ये दिया फ्रेडरिच होलर ने ये नाम दिया। बात क्लियर? इस प्रकार ये बात कही गई थी। अब ये थ्योरी जो दी गई थी वो हमारी दी गई थी 1828 में, ठीक है ना। ये दी गई थी आपकी 1828 में 1828 में वाइटल फोर्स की कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? इन्होंने दिया था बेटा, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें वो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे बस, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पर मिलते हैं? मोस्टली लिविंग थिंग्स के अंदर मिलते हैं। जैसे आपका एनिमल हो गया और क्या हो गया आपका? प्लांट्स हो गया। इसी के आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे यूरिया है, ठीक है ना। यूरिया किससे मिलता है बेटा? यूरिया जो बनता है वो हमारा यूरिया जो मिलता है वो हमारा कहाँ से मिलता है बेटा? यूरिन से मिलता है। जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जब वो यूरिन करते हैं तो वो यूरिन किसके फॉर्म में होता है? यूरिया के फॉर्म में होता है। और उसका केमिकल फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है केमिकल फार्मूला? देखिए इसका केमिकल फार्मूला हमारा होता है यूरिया का, यूरिया CONH2 ये यूरिया का हमारा क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है। अब ये यूरिया जो होता है ना वो कहाँ मिलता है बेटा? लिविंग थिंग्स से, लिविंग थिंग्स एनिमल से, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा था बेटा? होलर ने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलते हैं? वो लिविंग थिंग से मिलते हैं। लेकिन आजकल क्या है? आजकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले ये बात कही जाती थी 1828 में ये बात कही जाती थी, ठीक है ना। लेकिन 1930 में 1930 में, ठीक है ना, 1930 में यूरिया को लेबोरेटरी में भी बना दिया गया। यूरिया जो है उसको लेबोरेटरी में भी बना दिया गया, ठीक है ना। ये बात पहले कही जाती थी कि भैया क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ह्यूमन बॉडी से ही या जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे ही हमारी बनती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो किसके अंदर होते हैं? वो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। वो बाहर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको लेबोरेटरी के अंदर भी बनाया गया। अब ये यूरिया जो है ना, यूरिया, इसके बारे में ये कहा जाता था कि भाई ये एक जो एनिमल है, एनिमल से ही ये यूरिया हमें मिलती है, ठीक है। इसको बाहर नहीं, हम कहीं भी हमें बाहर नहीं मिल सकती यूरिया। लेकिन इस बात को गलत कर दिया गया, ठीक है ना। 1930 में 1930 में यूरिया को लेबोरेटरी के अंदर बना दिया गया। बात क्लियर? यूरिया को भी कहाँ पर बना दिया गया बेटा? लेबोरेटरी के अंदर बना दिया गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ यहाँ पर हैं। तो आज हमने छोटी छोटी चीज़ें बनाई समझी हैं यहाँ पर, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने आज एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी कुछ जानकारी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या जानकारी होती है। हमारा जो आज का टॉपिक है कोई खास टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए ज़रूरी है। पेपरों में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, MCQs के फॉर्म में। फिर आपको ये बताया गया, वाइटल फोर्स बताया गया। वाइटल फोर्स की वजह से ही ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपनी शेप लिए हुए हैं। उनका जो क्रिएशन हुआ है वो वाइटल फोर्स की वजह से हुआ है। अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। तो वाइटल फोर्स ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। वाइटल फोर्स क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ साथ नहीं रह पाएंगे। तो बेटा क्या है, लिविंग थिंग्स भी एक तरीके से आपको दिखाई नहीं देंगी। जिस तरीके से आपको जो बॉडी दिखाई दे रही है एनिमल्स की, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। बात क्लियर? ये ऐसी चीज़ उन्होंने बताई थी। किसने बताई थी? फ्रेडरिच ने बताई थी। ठीक है, तो आज हमने छोटा सा ही लेक्चर रखेंगे और बहुत छोटी सी जानकारी मैंने दी है। ये चैप्टर जो है आपका अब बाकी में कल से स्टार्ट अच्छी तरीके से होगा। इसमें आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे देते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।